सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सेनेट इलेक्शन 2021 का मार्का खत्म हुआ। बहुत सी बातें, बहुत से मामलात अब नए शुरू हो रहे हैं। आज बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। और आज की ट्रांसमिशन और कल के होने वाले मामलात के हवाले से आपको बताएं कि ऐवान बाला के इंतखाब में गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ यकीनन वो हैरान कुन था। पीटीआई की अक्सरियत के बावजूद पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे अनएक्सपेक्टेड नहीं कहा जा सकता मुदस्सिर, क्योंकि उसकी पेशगोई तजियाकार सेनेट के मार्के से पहले ही कर रहे थे कि डस्का के ज़िमनी इंतखाब और इस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद से ही ये वाज़ेह होना शुरू हो गया था कि अब शायद पीडीएम हुकूमत के लिए एक तड़ने वाला नहीं रही। और ऐसे में अब वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और वोट ज़ाया हुए या ज़ाया किए गए, ये इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा या फिर अपने लोगों ने। और कल तो हमने देखा कि ये भी कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी कि भाई हमें पता है कि कौन लोग हैं और हम नाम जल्दी ही सामने ले आएंगे। बेहतर ये होगा कि उनको इन्वेस्टिगेट करें, देखें। लेकिन अगर आपने उनको हटा दिया और उनसे इस्तीफा ले लिया तो फिर उन सीटों का आप क्या करेंगे? हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। बिल्कुल, ये है कि नाम तो हुकूमत को भी मालूम होंगे और नहीं मालूम तो बहुत जल्द उनको भी मालूम हो जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इत्तहादी जमात है, मुस्लिम लीग काफ इत्तहादी जमात है, बीएपी इत्तहादी जमात है, तो क्या इन बड़ी इत्तहादी जमातों ने साथ दिया है हुकूमत का, या हुकूमत के अपने ही मेंबरान जो पहले भी अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं दबे लफ्ज़ों में और कुछ ने खुलकर भी इसका ऐलान किया है? क्या वाकई वो लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो इत्तहादी जमातों में शामिल हैं और कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट के मामलात करके वो भी निकले हैं? लेकिन अगर बात की जाए सिंध के अंदर तो मामलात कदरे मुख्तलिफ नज़र आते हैं कि जीडीए के पास जितने वोट थे उतने निकले, एमकेएम के पास जितने वोट थे उतने ही निकले हैं। लेकिन अब फैसला अगले आने वाले दिनों में क्या होगा, हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, पैनल का तारुफ करवाता चलूँ। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञान चंद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्ञान चंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी साहब सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ हैं। जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं ज्ञान चंद साहब से। ज्ञान साहब, पहले तो आपके उम्मीदवार पीडीएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो गए। अब मामला यह है कि नंबर गेम तो आपके पास पूरी नहीं थी, लेकिन कामयाबी आपकी हो गई है। इस कामयाबी के बाद अब यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल है कि क्या उनके साथ हैं या नहीं। लेकिन आप नहीं समझते कि इमरान खान ने यह फैसला करके कि वो एतमाद का वोट लेंगे, इसलिए अब वो जो आपकी जीत है उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो उसकी शिद्दत थी, उसको कम कर दिया? मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इमरान खान ने ये फैसला किया, लेकिन वो उनकी रिट जो है वो नहीं रही है, अपनी पार्टी पे भी रिट नहीं रही है। अगर 15-16 वोट उनके नहीं करते तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सीट से नहीं, उनको अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके लोगों को उनके नहीं दिया है। अगर बाकी पार्टियां हैं तो उनका इत्तेहाद नहीं रहा जो इमरान खान के साथ कह रहे थे, और वो कल सामने भी आ सकती हैं। जहां तक यूसुफ रजा गिलानी के जीतने की बात है तो यूसुफ रजा गिलानी एक जबरदस्त कैंडिडेट था। इमरान खान का खुद का ये एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि हम आईएमएफ के पास जाने के बजाय सुसाइड करना पसंद करेंगे, और आईएमएफ के नुमाइंदे को उन्होंने कैंडिडेट किया। तो ठीक है, उन्होंने दे दिया। जो ये कहते हैं कि ज़मीरों का सौदा, ये ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि किस जगह पे आप अपनी पार्टी पॉलिसी लाइन पे जा सकते हैं। बाकी जब पार्टियां अपने मंशूर पे काम नहीं कर रही होती हैं, वो वायदे जिन वायदों की बुनियाद पे वो जीत कर आते हैं, जिस तरह से पीटीआई ने किया है, तो वो उस पे कायम नहीं रहते, उस पे काम नहीं करते, तो आम जो उनके एमपीएज, एमएनएज, पार्लियामेंटेरियन, उनका भी राइट बनता है कि वो उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करें और अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करें। और आपने देखा कि सेनेट में, पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के हाउस में यही हुआ। लोगों ने अपना
अपने ज़मीर के मुताबिक। ये आप कैसे कह सकते हैं ज्ञानचंद साहब कि ज़मीर पर ही वोट दिया? एक रोज पहले अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आती है, उस वीडियो पर ज़ाहिर है ये कहा गया अली हैदर गिलानी साहब ने बिल्कुल मैं ही हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ उसमें थी। तो फिर उसके बाद आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ज़मीर पर ही वोट दिया गया, इसमें कहीं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है? देखिए, जो गिलानी साहब की वीडियो है उसमें वो यही कह रहे थे ना कि किस तरह से आपको वोट कास्ट करना है। इस तरह से वोट कास्ट करोगे तो वो दुरुस्त होगा, इस तरह से वोट कास्ट करोगे तो वो गलत होगा। इसमें अगर मुझसे भी कोई पूछता तो मैं भी यही कहा था, आपसे कोई पूछता तो आप भी यही कहते कि इस तरह से वोट करोगे तो लेकिन ज्ञानचंद साहब मैं माजरत के साथ, ज्ञानचंद साहब वोट जाया कैसे करना है ये आप कभी नहीं बताएंगे। ज्ञानचंद साहब आप तो ये बताएंगे ना कि वोट ऐसे कास्ट करना है, जाया कैसे करना है ये आप कैसे बताएंगे? ये तो आप नहीं बताएंगे। आप और फिर ये फंड देंगे तरक्याती कामों के लिए, आपको वो दिए भी गए ना, इस बात को भी तो एडमिट किया गया ना ज्ञान साहब। जिस हमारे मिनिस्टर नासिर शाह की उस ऑडियो में बात की जा रही है, उसने उस ऑडियो से डिनाई किया है कि ये मेरी आवाज नहीं है। अब उसको फैसला आना है। ये इस किस्म की हरकतें हमारे माशाल्लाह पीटीआई वाले इसके एक्सपर्ट भी हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए ना, इस वीडियो पर कार्रवाई करनी चाहिए? यकीनन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इससे हम इख्तिलाफ नहीं करते हैं। अगर ये गलत निकलती है ये वीडियो तो ये भी जिम्मेदारी उस पे भी, लेकिन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पॉइंट टेकन। अफजल साहब से जरा बात करें। अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप पूरे इलेक्शन में कैसे देखते हैं? पहले आपने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये कहा गया कि अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको शफाफ कैसे बनाएं। सालों से एक चीज चलती आ रही है, ये कहा जाता है जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे चलते हैं, लोग खरीदे जाते हैं। फिर कल जो सब कुछ हुआ, कई वोट जाया भी हुए। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारे पास सबूत भी हैं। एक दिन पहले एक वीडियो आती है अली हैदर गिलानी साहब की, उसको भी इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है कि जी नोटिस ले लिया है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन का किरदार आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, रमज़ान, रिजवान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और उसका मैं खुला जवाब दूंगा। बात यह है कि एक होता है हक, एक होता है नाहक, एक होती है रोशनी, एक होती है तारीकी, एक होती है अच्छाई, एक होती है बुराई। बात यह है कि आपको हक के साथ रहना है तो दुनिया और आखिरत में वो इज़्ज़त मिलती है जो अब्दुल सत्तार ईदी को मिली। वक्ती उठान और वक्ती गिरावट ये कोई चीज़ नहीं है। अब किसी भी इदारे का, आपने मेरे इदारे की बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मेरी ख्वाहिश और मेरी दिली, जैसे इन्होंने अमल किया NA-75 डस्का पे, अगरचे उसमें भी एक हफ्ते बाद उन्होंने अमल किया, मैं कहता हूं कि हमें ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए कि जहां पे गड़बड़ हो वहां पे जो लोग उसमें इन्वॉल्व हों, गुंडागर्दी में, बदमाशी में, फायरिंग में, उसको फ़ौरन डिस्क्वालीफाई करे। जो पैसे के इस्तेमाल में हों उसको फ़ौरन डिस्क्वालीफाई करें, जैसे हिंदुस्तान में होता है। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन हमें चाहिए। अब बात आई आपने जो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, देखें सारी दुनिया को पता है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। बात यह है कि सारी दुनिया को पता है कि सेनेट में, ख़ुसूसन NA में और प्रोविंशियल असेंबली में भी पैसे का इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस तरीके से सेनेट में वोट ख़रीदे जाते हैं और बल्क में पैसे दिए जाते हैं, उसको ना मानना ऐसा ही है कि मैं कहूं कि अभी इस वक्त दिन का 1 या सवा बजा नहीं है। बात यह है कि पैसे का इस्तेमाल, फिर ये जो मौजूदा पार्टी है उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अगरचे लेट लिया, कि जी इसको हमारे इलेक्शन की ज़ुबान में पॉलिटिकल फाइनेंस कहते हैं। देखें, ये पॉलिटिकल फाइनेंस जितना बढ़ता है तो इतना, इसका मतलब यह है कि जो छोटे ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उसकी सारी पार्लियामेंट इसराइल ख़रीद ले, यहूदी ख़रीद ले, या कोई हिंदू अंबानी ख़रीद ले, इसलिए कि वो तो फारसेल है ना। तो देखें, किसी का ज़मीर, जिसको ज़मीर कहते हैं, आज की ज़ुबान में वो ज़मीर नहीं, आज वो दौलत है, पैसा है। जिसके पास जितना दौलत है, अब अब्दुल कादिर साहब को कल तक आप भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था कि पाकिस्तान में अब्दुल कादिर साहब हैं बलूचिस्तान में, और वो आज सबसे ज़्यादा वोट लेके बलूचिस्तान से आ गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये ज़मीर की आवाज़ थी।
ज्ञान चंद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ज़मीर की बात की। ज्ञान का मतलब ही सोच और विचार वाले लोग हैं। बात यह है कि ये उनको भी पता है किस तरीके से पिछला मैं अफजल खान साहब चंद साहब की पार्टी लेकर एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे कर रहा हूँ। मुझे आसिफ बाजवा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करते हैं। बाजवा साहब आपके वक्त का जमील साहब की जानिब जानूंगा, लेकिन मैं एक सवाल है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़रा की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ने उसका भी नोटिस ले लिया है, पैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी मांग लिया है। उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत को यकीनी नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात या इल्ज़ामात लगाने पर वज़रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बात है कि अच्छा, अगर बाजवा साहब आपकी जाने बातें बाजवा साहब से पूछ रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे अफजल खान साहब मुझसे पूछ। जी बाजवा साहब। मुदस्सिर इकबाल, बात सुने, बात बिल्कुल जाहिर है। अगर वो सच बात करते हैं तो उसके ऊपर सच कहने पे क्या कार्रवाई होती है, हो सकती है। अगर वो गलत कहते हैं कि उन्होंने तो शफाफियत का इंतज़ाम किया था, उन्होंने तो पैसे रोकने के बंदोबस्त किए थे, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, मैं उसको डिसीजन कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके उन्हें कहा जी हमारा तो प्रोग्राम ये है, इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसे बेहतर लेकर आओ, तो एक हफ्ते बाद भी वही चीज़ वापस लेकर आए। तो फिर उन्होंने जब अपना डिसीजन कोई 20-22 दिन की उसके बाद लगा के उनको कहा, तो उनको कहा कि अब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अकल का इस्तेमाल करें, फहम का इस्तेमाल करें, कोशिशों का इस्तेमाल करें कि पैसों का इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कंटेन तो करें, कुछ ना कुछ इकदाम तो करें। तो अभी अगर ये इनको नोटिस, और उनको चाहिए कि उनको नोटिस दें ताकि वो उनसे जाके पूछें कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमने भी कहा, न्यूट्रल एम्पायर आप हैं, खुदा कोई नहीं है आप, तो आपसे ये क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल ऐसे ही है और ये होना भी चाहिए। यही सवाल तो हम उठा रहे हैं अफजल खान साहब। जमील, लगता यूं था हुकूमत को, ठीक है अफजल साहब आपका पॉइंट आया। जमील, हुकूमत बहुत पुरसुकून थी, वज़ीर आज़म बहुत पुरसुकून थे कि एक दफ़ा अगर सेनेट इलेक्शन हो गया तो फिर सुकून ही सुकून होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो एक बड़ा अपसेट हुआ, गैर मुतवक्किया नतीजा आया, ये आपको क्या लग रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये दानिस्ता तौर पर जो है वो वोट ज़ाया किए गए हैं, या अपने ही सफ़ों में इनकी इंतशार पाया जाता है? देखें, वोट ज़ाया हुए हैं तो समझिए कि हॉर्स ट्रेडिंग तो हुई है। अब मुकाबला 181 का 164 के साथ था, तो बीच में जो 17 थे वो 17 कहाँ गए? वो 17 अब आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, वोट कैंसिल होना। मतलब दिस इज सच अ शेम फॉर ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ए न्यूक्लियर कंट्री लाइक पाकिस्तान। इससे बड़ा शेम क्या होगा कि हम अभी तक 2021 में 18वीं सदी में रह रहे हैं। हमारे यहाँ एक बैलेट पेपर का पर्चा होता है, उस पर्चे के ऊपर कोई अगर गलती से टिक भी कर दे तो मुस्तरद तस्वर किया जाएगा। ये मुस्तरद होना या कैंसिल होना क्या होता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में जहां बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल ही नहीं होता, जहां सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर पता होता है कि वोट यस है या नो है, यानी व्हाइट है या ब्लैक है, देयर इज नो ग्रे एरिया। तो पाकिस्तान के अंदर वोट मुस्तरद किसके ऊपर हो रहा है कि अगर किसी ने एक कोने पे टिक भी कर दिया है तो मुस्तरद हो रहा है। तो इससे बड़े अलमिया की बात क्या हो सकती है? यह बहुत बदबूदार, गला सड़ा, थर्ड क्लास किस्म का सिस्टम है। यह ऐसा सिस्टम है जहां पर मुजरिम को बचाने के लिए तो आप लूप होल्स दे देते हैं कि आपके बचने के लिए जगह है, और वहां पर मुजरिम को पकड़ने के लिए अगर वीडियो एविडेंस आ जाता है तो आप उस वीडियो एविडेंस को नल एंड वाइड करार देते हुए आगे निकल जाते हैं। यानी 2 दिन पहले मुसलसल वीडियोस आ रही थी, अली मूसा गिलानी की वीडियो आई, किसकी वीडियो थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने किस तरह का नोटिस लिया? नोटिस बराए नोटिस था ना, नोटिस बराए एक्शन होता तो नजर आता। यानी अगर आप डस्का के ऊपर चस्का लेते हुए डस्का के मामले के ऊपर रात को डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की अदम हाजिरी के ऊपर पूरे की पूरी चीजों को एक्सपोज करके रख देते हैं, और इतने बड़े इंतखाबात में सेनेट का काम होता है सूबों के हुकूक की नुमाइंदगी करना। सेनेट के अंदर पैसा चल रहा है, पूरी दुनिया दिखा रही है कि पैसा चल रहा है। आप उस पैसे को रोकने के लिए ओपन बैलेटिंग नहीं करा रहे, कम अज कम चेक एंड बैलेंस तो रख सकते हैं। वो चेक एंड बैलेंस किसने रखना था? इलेक्शन कमीशन ने रखना था। और कम अज कम इस सारी सिचुएशन के अंदर, मैं किसी के हक में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर इमरान खान की जगह कोई और तीसरा बंदा भी होता तो मैं ये बात जरूर करता कि कम अज कम वो बंदा दुनिया को यह दिखाने में कामयाब तो हुआ है कि आप देखिए कि यहां पर पैसा चल रहा है। पैसा उनके दौर में भी चला होगा, मैं ये भी इस चीज को भी निगेट नहीं करता, चला होगा पैसा, लेकिन आपने कहीं से तो शुरुआत करनी है, कहीं से तो शुरुआत करनी है। यानी हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कौन लोग ले रहे हैं? जो बिका हुआ माल है,
हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कौन करेंगे जो अपना ज़मीर बेचकर सेनेट में आते हैं? हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन कर रहे हैं जो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे के ऊपर करोड़ों रुपए लेकर अय्याशी करते हैं? अपनी सफों के अंदर इमरान खान को भी अब देखना होगा कि उनके इर्द गिर्द आस्तीन के साथ कौन मौजूद है। कौन वो 17 लोग हैं जो पार्टी कर गए हैं? वो 17 लोग कौन हैं जिन्होंने पैसे के ऊपर पार्टी की है? इसके अलावा हो ही नहीं सकता कि वोट कैंसिल हो। और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी है। और अगर आज खान साहब देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में और सेनेट इंतखाबात में फर्क है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला जो होगा उसमें शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ये 17 लोग पार्टी कर गए हैं ना, वहां पर नहीं कर सकते क्योंकि पकड़े जाएंगे। यहां पर इसलिए कर गए क्योंकि उनको पैसा मिला है। और ये चेक करना, अच्छा, ये दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं जमील वजीर आजम साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके वो अपने ऊपर आया हुआ प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इससे वाकई प्रेशर कम हो जाएगा? क्योंकि अभी सिर्फ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर तो बात नहीं करेगी ना अपोजिशन, आगे लॉन्ग मार्च है, दीगर एहतजाज है, तो क्या ये जो मुश्किलात अपने ऊपर आने वाली इनको कम कर लेंगे वो इससे? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? बिल्कुल आपसे ही है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो मामला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इमीडिएट डिसीजन वाज ए वेरी गुड डिसीजन। ये बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल हो सकता है और होगा, क्योंकि जब शो ऑफ हैंड के जरिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो जो भगौड़े हैं ना बीच बीच में जिन्होंने पैसा खाया है, जो उस वक्त प्रिटेंड कर रहे थे कि हम तो खान साहब के साथ खड़े हैं, वो कोई 7 या 5 या 6 लोग नहीं है, 17 लोग हैं। वो 17 लोग छोड़कर भाग नहीं सकते। अब इस सिचुएशन में पीटीआई भी एक लिहाज से फंस चुकी है। कैसे फंसी है? अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या इलेक्शन कमीशन जाते हैं कि चेक कीजिए कि वो 17 लोग कौन हैं जो बिके हैं, और उनके बिकने से एक बड़ी सीट जिसको ऐवान ने मुंतखब करना था, यानी 342 के ऐवान ने मुंतखब करना था, वो बड़ी सीट उनके हाथ से चली गई है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके इस हक में फैसला देते हुए उन 17 लोगों की रुकनीत मुअत्तल करता है तो खान साहब की गवर्नमेंट जाती है। खान साहब अगर हुकूमत तहलील करते हैं तो उनके पास यह ऑप्शन जरूर कम से कम होगा। असेंबलियां तहलील करते हैं तो यह ऑप्शन होगा कि वो दुनिया को दिखा सके कि वो एक कमजोर तरीन सेटअप के ऊपर 25 साल जिद्दोजहद करने के बाद पहुंचे और उनको यह सिला मिला कि अगर वो रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं तो करने नहीं दिए जा रहे। जो बिकने बिकाने वाले हैं उनके साथ खड़े हैं, वो बिका रहे हैं और इदारे देख रहे हैं और खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। वाह, सलाम पेश करने को दिल करता है ऐसे सिस्टम को, ऐसे बदबूदार गले सड़े निजाम को सलाम पेश करने को दिल करता देखना यह है कि फिर अब इलेक्शन कमीशन के मामलात और अगले आने वाले वक्त में बड़ी खबर ये सामने आई है कि हफ्ते को यानी 2 दिन के बाद वजीर आजम एतमाद का वोट लेने के लिए जा रहे हैं। वजीर आजम का ये एग्रेसिव फैसला, इस पर बात भी करेंगे। मोहम्मद उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। जमील फारूकी साहब हमारे साथ हैं, अफजल खान साहब भी हमारे साथ हैं। उसामा, एक तरफ तो सेनेट का इलेक्शन है कि जो मेजर सीट पे जिस पे सबकी नज़रें थीं वहाँ पर 164 169 का मामला हुआ, लेकिन दूसरी जानिब ये देखा जाए उसी ऐवान के अंदर से 174 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है। तो ये जो अंदर ही अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गेम है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला समझा जाए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी ट्रेनिंग, अपनी गेम और जरदारी साहब की जो है वो से, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो वज़ीर आज़म तक से वोट मांग लिए उसको समझा जाए कि कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए? देखिए, वजूहात तो कई हैं, लेकिन सबसे अहम जो है वो पैसा ही है। इसमें कोई शक नहीं है, पैसा चला है। वीडियोज़ आपके सामने हैं, ऑडियोज़ आपके सामने हैं, जो कुछ उसमें नज़र आ रहा है, किस तरह से रेट लग रहे हैं, उनमें नाम लिए जा रहे हैं, वो सब सामने है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि और भी कमज़ोरियाँ रहीं। हफीज़ शेख साहब को इस्लामाबाद से लड़ाना, जहाँ पर जाहिर है कि हफीज़ शेख साहब उस तरह एक सियासी शख्सियत तो थे नहीं, और फिर से उनको करवाना ये एक मुश्किल गलत फैसला था मेरी नज़र में। ये अगर खैबर पख्तूनख्वा से उनको खड़ा कर देते तो शायद वो आसानी से जीत सकते। यहाँ कोई ऐसी शख्सियत जिसका सियासी असर व रसूख ज़्यादा होता तो फिर और मेहनत करनी पड़ती, पैसा और ज़्यादा चलाना पड़ता दूसरी तरफ से। लेकिन देखिए कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ इसको आप समझते हैं तो फिर किस तरह से फौजिया अरशद किस तरह से जीत गई और 174 ले गई वोट, तो ये तो फिर किसी सूरत नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान के खिलाफ ये वोट है। हाँ, हफीज़ शेख के खिलाफ आप कहेंगे तो वो तो चले कोई बात बन सकती है। अगर इमरान खान के खिलाफ है तो इमरान खान का हफीज़ शेख हार रहा है और उन्हीं की फौजिया अरशद जीत रही है और नून लीग की फरजाना कौसर साहिबा यहाँ से शिकस्त से 2-4 हो रही हैं। तो ये कोई क्या हुआ फिर? अगर पीडीएम के पास ज़्यादा वोट थे और लोगों का ज़मीर अगर वाकई जागा, अगर इमरान खान के खिलाफ नफरत थी तो फिर यहाँ भी नज़र आनी चाहिए थी।
फौजिया रशीद साहिबा, जो कि कोई इनको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है, हफीज शेख साहब को फिर भी लोग जानते थे, फौजिया रशीद को तो इतने लोग जानते भी नहीं है, तो फिर उनको वोट किस तरह से पड़ गए। तो लिहाजा ये बड़ी एक ट्रिकी गेम है, सबको पता लग गया है। और अच्छा, लेकिन उसामा, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पर पैसा की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पैसा चला है, लेकिन सर ये इल्ज़ाम की बात या मैं बात कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर सकते हैं, मीडिया के शोज़ में आकर बात कर सकते हैं, लेकिन असल मामला ये है कि इस पैसे के लेन देन को साबित करना, विजिलेंस कमेटी भी बना दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे भी उसमें वो शामिल कर लिए गए। इस चीज़ को अब साबित किया जाए कि अगर इलेक्शन के अंदर वाकई ये पैसा चलाया गया है, जो इल्ज़ाम अपोजिशन पर है कि उन्होंने लगाया है पैसा, तो फिर उसके बाद कोई फैसला होने, उससे पहले हम ये इल्ज़ामात ही कह सकते हैं, और इन इल्ज़ामात को हम माजी के भी सेनेट इलेक्शन में कहते हैं, ना पीछे कोई फैसला हो पाया, ना अब अगले आने वाले वक्त में कोई फैसला हो पाएगा। तो फिर तो आज मैं आपके साथ 2021 में बात कर रहे हैं, 2024 के मार्च में भी यही बात कर रहे होंगे। फिर मुदस्सिर, बहुत अच्छा आपका सवाल है। अब मसला ये है, वो कहते हैं शर्म ना होवे तो मौजा ही मौजा। यहाँ तो साबित भी हो जाए, एवन फील्ड के फ्लैट्स आपके सामने है, यहाँ हुदैबिया पेपर आपके सामने है, आपके पास बयानात हैं, यहाँ आपके पास हार है जो नून लीग ने बरामद किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, उनकी फैमिली से। यहाँ अगर आप बेशर्म हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं ना रह जाती। साबित अगर आप कर भी देंगे, क्या यहाँ हार साबित नहीं हुआ? क्या यहाँ साबित नहीं हुआ कि उर्दुवान की अहलिया ने जो हार दिया शराब जदगान के लिए वो हड़प कर गए और फिर नून लीग आई और उन्होंने वो निकलवाया? क्या ये साबित नहीं हुआ? लेकिन जब आपके पास शर्म और हया रहे ही ना, तो फिर आप कहेंगे हमने कोई कौमी खजाने से लिया है, हमने कोई कौमी खजाने से। नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ का धेले की करप्शन आओ, यानी पूरा घर आपने, अपनी 4 दीवारियां आपने कौमी खजाने से बना ली, अपने घरों की महल्लात की, वहां पर सारे जो बैरियर लगाए आपने वो सारे उधर से लगाए, आपने उसके ऊपर बाढ़ लगाई वो उससे लगाई, आपने वहां कैमरे लगाए। मैं किस चीज का रोना रहूं, लेकिन चले छोड़े। साबित जहां तक बात है, देखिए ये बात कि वो मान रहे हैं अली हैदर गिलानी साहब के, हाँ मैं कह रहा था कि वोट किस तरह से ज़ाया करने हैं, और उसके बाद आप देखिए कि वोट ज़ाया हो रहे हैं, और उसके बाद ये सारी गेम पलट रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो साबित तो इलेक्शन कमीशन, तो वो देखें जो वीडियोस आ गई उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया है। धेले की करप्शन फिर कहते हैं जी साबित नहीं होती, टीटीज उनके नाम पर आ रही है, सारा कुछ। बात ये है कि ये साबित करने के लिए वाकई बड़ी मुश्किल हो जाएगी बहुत, इसीलिए तो ये गेम होती है। आपने सुना अली हैदर गिलानी साहब क्या कह रहे हैं, यहाँ पैसे लेंगे, यहाँ नजरें होंगी, ऐसा इंतजाम करते हैं कि जहाँ हो ना सके। और कैश में इसलिए कि कैसे आप साबित करेंगे, अच्छा पैसे ले भी लिए मैंने, तो मैंने इस पैसे की वजह से थोड़ी वोट मैंने की है, मैंने तो जमीर की वजह से किए हैं, ये तो मैंने वैसे ही पैसे लिए थे, कैसे आप साबित? ये बात आपकी दुरुस्त है, और इसी वजह से तो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो रिस्क लिया है, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। उसकी वजह यह है, फैसला बड़ा जबरदस्त है, दिलेराना है, मगर अब देखिए कि जिसने पहले 20 करोड़ रुपया लिया बिलफर्ज, अब वो कहेगा कि मुझे 50 करोड़ दो, क्योंकि पहले ही उन्होंने टिकट मांगी थी, और मरीम साहबा ने हामी भी भर ली थी कि हाँ हम टिकट भी देंगे, अगर हम पकड़े गए तो फिर हमें टिकट भी चाहिए होगी। होगा क्या, वो कहेगा जी मुझे 50 करोड़ 70 करोड़ दे दें, 40-50 लाख में मेरा इलेक्शन इलेक्टेबल्स का पक्का है, मैं 50 करोड़ अपने हल्के में लगाऊंगा, इलेक्शन दोबारा भी जीत जाऊंगा, टिकट मुझे आपने देनी है। लेकिन जाहिर स्टेक्स हाई हो गए हैं, क्योंकि अब नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, दीगर के लिए मसला ये होगा, अगर उनसे टिकट की कमिटमेंट करते हैं उन लोगों से कि आप खुलकर सामने आना होगा। लेकिन हुकूमत का क्या होगा उसामा, हुकूमत क्या इस तरह प्रेशर रिलीज कर लेगी अपना? वजीर आजम अगर कॉन्फिडेंस का वोट ले भी लेते हैं तो आगे आने वाला पीडीएम का प्रेशर, उनका लॉन्ग मार्च, उनका एहतजाज, ये सब कुछ अब जो मुतवक्का मुश्किलात हैं इनको कैसे कम करेंगे? फारिग हो जाएगा फिर वो। अगर इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं फिर तो सारा उनका बयानिया खत्म। वो बातें तो आप जितनी मर्जी कर लें, अब देखिए कि बातें तो अब भी हो रही हैं कि जी ओहो ये तो हमारे प्रेशर से इमरान खान ने कर दिया, इनको लेना ही चाहिए था, ये जी वैसे ही इस्तीफा दे दें। अब लेने के देने पड़ गए हैं कि अब तो ये मैदान सामने आ गए ना, खुलकर आप सामने आ गए हैं बिल्कुल, कि जिसने जाना है, जिसने गद्दारी करनी है, धोखा देना है, या जिसने बिकना है वो सामने आकर बिके, जिसने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है वो सामने आकर करे, फिर उसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो इसमें स्टेक्स आए हो गए हैं, अब टिकट भी उन लोगों को देनी पड़ेगी, पैसे भी पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी नजर में जो पहले डील हुई है वो ये डील नहीं हुई कि जनाब ये काम भी होगा आपको एक्सपोज भी। वो डील ये थी कि खुफिया हम जाकर वोट देंगे, अगर हमें खतरा हुआ कि हम पकड़े जा रहे हैं तो हम फिर वोट जाया करेंगे, इस तरह से चलेगा, ये इतने पैसे आपने हमें देने हैं, अगर हम पकड़े गए तो फिर टिकट की बात हो रही है। तो अब वो जब सामने आना पड़ेगा तो अब ये भी होगा कि अब पैसे नए सिरे से नेगोशिएट होंगे। इसीलिए अंदर की खबर यह है कि इमरान खान साहब इसीलिए फौरी तौर पर चाहते हैं कदम, ये जो दोबारा इत्तेमाद का वोट के लिए वो जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके करें, ताकि क्योंकि जितना टाइम मिलेगा उतनी तेजी से मैनिपुलेशन हो सकेगी। बिल्कुल सही है। मैं यही जो सवाल था विजिलेंस का, मैं वो बात करूंगा। अफजल खान साहब, कमेटी बना दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, FIA भी है, नादरा भी है, दीगर इदारे भी उसमें शामिल कर लिए गए।
अब कमेटी का बन जाना बड़ा अहम था और बड़ा ज़रूरी था, लेकिन सर ये चीज़ों को साबित करना, पैसा चला है नहीं चला है, ये अगर मामला इसी तरह से तूल पकड़ता जाएगा। पिछली बार केपी के इलेक्शन में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोग पकड़ लिए कि किसने पैसा लिया है नहीं लिया, लेकिन असल मामला इलेक्शन कमीशन का है। उसका अब जो दीगर इदारों के साथ है इस कमेटी का बनना, आप नहीं समझते कि उसको भी इतनी ही तेज़ी के साथ 3 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को पकड़ना, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर फैसला करना ज़रूरी है ताकि इलेक्शन कमीशन पर बना हुआ एतमाद भी बेहतर रहे और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी चीज़ें सामने आ जाएं। मुदस्सिर इकबाल, आप ये याद रखें कि आपके जो एक्शन है ना वो बोलते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट अर्न करते हैं या आपको उसकी वजह से आप अपनी इज्जत खो देते हैं। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह फुर्ती दिखाई, आज इलेक्शन कमीशन में सुबह चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजीपी पंजाब और चीफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और वो तमाम लोग आज सुबह 9 बजे उनकी हेयरिंग थी। बात यह है कि इस तरह की बहुत अच्छा किया उन्होंने, हलीम आदिल शेख को उन्होंने वहाँ से निकाला। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन में हो रही। मैं वो पॉजिटिव चीज़, हालांकि वो दोनों में एक ही पार्टी को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अच्छा किया है कि आपने इब्तिदा उस पार्टी से की जिसकी हुकूमत है, उस पार्टी से की जिसने आपको नॉमिनेट किया, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। वेल डन। उसने अगर कोई खिलाफ वर्जी की है कानून की, आप बिल्कुल उसको ना छोड़ें, लेकिन उसके बाद दीगर पार्टियों ने भी जो खिलाफ वर्जियाँ की उसको भी आप नज़रअंदाज ना करें और इस तरह चंद घंटों में एक्शन लें। कमेटी बन गई, फिर FIA को बुलाया, फिर आपने पेमरा से रिपोर्ट मंगवाई। अब कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसने नहीं सुनी होगी, चलो पेमरा से भी आप रिपोर्ट मंगवा लें, लेकिन उसमें टाइम ना लें, उस पर आज नोटिस इनको इशू करें कि वो आके आपको कल जवाब दें। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इस डिफीट का हुकूमत को और हुकूमती पार्टी को फ़ायदा क्या हुआ। आपको अजीब लगेगा, लेकिन सीधा नुकसान हो गया। नहीं, मैं साबित करता हूं इसका फायदा है अगर फायदा लिया जाए। बात यह है कि ये जो सियासी जमात है ये एक बिल्कुल अनयूजुअली इनको लोगों ने वोट किया। पहले हमेशा हमारे जो वोटर टर्न आउट होती थी ना हर तमाम इलेक्शन में, सिवाय उनके जो आखिरी 1-2 इलेक्शन आए हैं, वो 36 से 44% तक होती थी। पाकिस्तान के अवाम के आधे से भी कम लोग उनमें पार्टिसिपेट करते थे। जब से इमरान खान आया तो उसने आम आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को, ख़ास आदमी को, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इसमें इन्वॉल्व किया और 56% तक वो टर्न आउट पहुंचा। उसका सारा क्रेडिट इमरान खान की कैरिस्मेटिक शख्सियत को पहुंचता है। अभी यहाँ पे उनके जो हुकूमत बनी, उनके हुकूमत में जो नए वज़ीर बने, जो पहली दफ़ा वज़ीर बने, बात यह है कि उन्होंने पिछले 2.5 साल अपनी ज़िंदगी का आधा जो अपने टेन्योर का टाइम गुजारा, उसमें उन्होंने अपने हलके में क्या किया, उन्होंने अपने साथ जो MPAs और MPAs के साथ क्या किया, क्या वो लोग देवर सराउंडेड बाई के वो जो गलत लोग हैं या सही लोग हैं। बात यह है कि इमरान खान के लिए क्रिटिकल एनालिसिस कि जी मेरे साथ कौन कौन ब्रूटस थे और हैं अभी भी। बात यह है कि जितने 2.5 साल में देखो, जब इमरान खान ये नजर आता है कि 24 घंटे 72 घंटे के अंदर अंदर उसने कहा कि मैं एक मिनट जी बात एक मिनट बात यह है कि जितने उसकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उसने देखो ये इमरान खान नजर आता है कि उसने फौरन कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा। अभी किसी ने नहीं कहा था उसको। ये है एक्चुअल इमरान खान। जब वो दूसरों लोगों के मशवरे से काम करता है तो वो गलतियां करता है। अब उसको कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो उसके इर्द गिर्द वो जो लोग हैं उसमें बहुत बड़ा रिशफल तो करना चाहिए। लेकिन अब उनको फैसला तो बहरहाल हो गया है। और सबसे पहले ओपन वोट से ओपन वोट से अब वो लोग अपने ज़मीर दिखा देंगे ना। अब मैं कहता हूं कि अल्लाह करे। लेकिन अफजल साहब शो ऑफ फंड है, एक जानिब ये कह रहे होते हैं पैसा है ये चीजें, लेकिन नाराजगियां भी तो कहीं ना कहीं शामिल हैं। पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में इमरान खान साहब से लोग नाराज हैं कि दरखास्तें लेकर हम जा रहे हैं, खान साहब पिछले 2.5 साल में हमें मिल नहीं रहे। तो वो पार्टी के लीडर भी हैं, वजीर आजम भी हैं, अगर वो अपने ही मेंबरान को नहीं मिल रहे तो उनके भी गिले। बिल्कुल ये भी जाग जाते
जाते हैं तो पार्टी को फायदा है, को देखना है, फायदा है, पाकिस्तान को फायदा है। दूसरा जो है वो आपने सही बात की, टर्नआउट बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है कि अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी टर्नआउट ज्यादा बेहतर हुआ था। सांगड़ में इससे ज्यादा नहीं, थरपारकर में बहुत ज्यादा टर्नआउट पिछली से ज्यादा हुआ, कराची में बहुत ज्यादा वोट कास्ट हुआ, तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है। ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब, तहरीके अदम एतमाद का सबसे ज्यादा मुतालबा पीडीएम के आपकी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। फैसला अभी पीडीएम ने करना था कि तहरीके अदम एतमाद के लिए कहां से शुरू किया जाए, लेकिन वजीर आजम ने खुद तहरीके अदम एतमाद का फैसला कर लिया है, तो आपका मुतालबा तो खुद इमरान खान ने मान लिया है, तो आपने अप्रिशिएट भी कर दिया। लेकिन सर, अब तहरीके अदम एतमाद जब शो ऑफ हैंड से इमरान खान जीत जाएंगे तो फिर पीडीएम क्या करेगी? ज्ञानचंद साहब जी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, क्वेश्चन पता नहीं आपने क्या किया। ज्ञानचंद साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि तहरीके अदम एतमाद की सबसे ज्यादा बात आपकी जमात पीपल्स पार्टी ने की पीडीएम के अंदर, उनको गालिबन आवाज नहीं आ रही मुदस्सिर। जी, ज्ञानचंद साहब से दोबारा से राब्ता करते हैं। हाँ। जमील फारूकी साहब से। जमील साहब, ये ठीक है, पैसे की बात कर रहे हैं और पैसे की वीडियोस भी चल रही हैं, और ये अब की बार नहीं, पहले भी पैसे चल रहे होते हैं और ऐसे ऐसे डिसीजन आ जाते हैं कि इंसान हैरान परेशान हो जाता है। आप बलूचिस्तान की अब की बार भी देख लें कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे ज़्यादा वोट लेकर सबसे पहले कामयाब भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर साबित करना इनके अंदर ये एक मामला है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी जमात, उनके वज़ीर आला पंजाब, वो अगर किसी से मिल ही नहीं रहे, नाराज़गियाँ हैं, नाराज़गियों में बाकायदा तौर पर सेंट्रल पंजाब के अगर हम चाहें तो नाम भी ले सकते हैं, जनूबी पंजाब के लोग हैं, वो अपनी नाराज़गियों का खुलकर दबे लफ्ज़ों में इजहार कर रहे हैं। तो जब लीडर खुद अपने ही मेंबरान से दूर होगा तो उन मेंबरान के अंदर भी शिकवे होंगे जो किसी न किसी तरह से वोट के जरिए रिफ्लेक्ट होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद तबलचियों ने एक सिस्ट बना रखी है, जिसकी वजह से ना तो वो बाहर देख पाते हैं उसके, और ना ही जिस तरह उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन का मंशूर था उसके ऊपर अमल पैरा हो सके हैं। लेकिन आपने एक बात की, पैसा चलने की या दीगर मामलात की, कमियां कोताहियां खान साहब की हैं, खान साहब की टीम की तो बहुत ज्यादा है, खान साहब की भी हैं। इंटेंट के ऊपर आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, तभी दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर कानून किस तरह से राह फरार देता है। राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान असेंबली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हमने सेनेट के हवाले से एडवांस पकड़ा दिए है, अब शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट से बात क्यों करते हैं आप लोग। और अफसोस की बात यह है कि वही आपकी असेंबली, वही आपका हाउस, वही आपका ऐवान, उसके अंदर खड़े होकर आप कोई भी बात करते हैं उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद राह फरार देता है। इसी तरह से आप कह रहे थे साबित कैसे करेंगे, आपके मुल्क में कितनी चीजें साबित हुई, क्या मिला? कम से कम इस मामले के अंदर आप मॉरल हाई ग्राउंड्स को तो देखते हैं ना। मॉरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो बात की है वो बात बेहतर है, उनके हक में फेवर में जा सकती है। कल को खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं भी ले पाते, ये कहेंगे कि मैंने पूरी कौम को दिखा दिया था कि मैंने अब करप्शन खत्म करने के लिए इनिशिएटिव करने की कोशिश की, मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड था, मैं कर नहीं पा रहा था, मैं रिफॉर्म्स कैसे करता। अभी जैसे उसामा ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जिसका 25 करोड़ रेट होगा उसका 50 करोड़ होगा। उसामा, आप बात ठीक कर रहे हैं, रेट लग सकते हैं, लेकिन उसमें यानी सेनेट के इंतखाबात में और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? यहां शो ऑफ हैंड के जरिए काउंटिंग होगी, यहां पर आप सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए नहीं करेंगे। वहां शो ऑफ हैंड नहीं था तो वो जो 17 पार्टी कर गए हैं ना, वो पकड़े नहीं गए, यहां कम से कम पकड़े जरूर जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि यहां पर ये कर पाएंगे। तो जो रेट लगने वाली बात है ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मुझे तो नजर नहीं आ रही। अच्छा, जमील इस पे बात कर देंगे, हम थोड़ा सा आगे चल के नंबर गेम के ऊपर बात करेंगे। 27 जीतने की उम्मीद थी पीटीआई को, वो 30 जीत गई अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। तो ये एक सिर्फ बड़ी सीट तो हारी है, लेकिन जिस तरह से केपीके के अंदर बलूचिस्तान में उनकी जीत हुई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, अफजल खान साहब भी, उसामा। ये बड़ा फैसला है और अब पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि अब जो इजलास बुलाया जाएगा उसमें ये इत्तेफाक किया गया है कि जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म हासिल करना चाह रहे हैं उसका हिस्सा अब नहीं बनेगी, और ये तमाम तर सूरत हाल है। उसामा से बात करते हैं। उसामा, आप किस तरह देख रहे हैं पीडीएम के इस फैसले को? एक बर वक्त फैसला तो वज़ीर आज़म ने किया और फौरन ये पीडीएम का फैसला आ गया है, किस तरह असरअंदाज होगा ये? देखिए,
इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पीडीएम को नहीं मिल सकती। वो तो ये सोच रहे थे अभी, और चूंकि ये भी प्लानिंग थी कि पहले हम पंजाब की तरफ जाएंगे, वहां पर गिराना ज्यादा आसान है क्योंकि बुज़दार साहब के खिलाफ तो बहुत से लोग हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल उनको सपोर्ट देनी पड़ रही है, तो वहां पर ज्यादा आसान हो सकता है और वहां पर लीड भी कम है पंजाब में अगर देखा जाए। वहां पर जब अगर बुज़दार को गिरा दिया जाता है तो फिर समझे कि यहां पर इमरान खान साहब बड़े कमजोर हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में हलाया जा सकता है। क्योंकि हमने खुद कल भी राना सनाउल्लाह से बात की, बार बार मैंने उनसे सवाल किया तो वो अदम एतमाद की तरफ नहीं आ रहे थे इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि उनके ये डर था कि ओपन होगी और उतना मैनेज नहीं कर सकेंगे और फिर हमें बड़ी शिकस्त होगी, बड़ी खौफनाक। तो ये तो इमरान खान ने उनको अपॉर्चुनिटी दे दी है। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई जंग की सूरत हाल में कोई बिल्कुल सामने आ जाए और अपना जो उसने कवर रखा हो या कुछ ऐसा लिबास पहना हो वो सब हटा दे कि आओ सिर्फ सबके सामने है, लड़ना है तो अब मैदान खुला है और आ जाओ। तो ये उन्होंने, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पीडीएम को मिल ही नहीं सकती। वो तो देखिए कहां थे, वो तो कहते थे ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने इलेक्टोरल छोड़ना है, जाओ अदम इत्तेमाद की तहरीक हम लाएंगे, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी। अब तो इमरान खान साहब खुद आ गए हैं मैदान में और वो इत्तेमाद का वोट लेने के लिए, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसलिए सब इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक कहा जमील फारूकी ने कि ये अब सामने आना पड़ेगा, लोग जब अब वोट देंगे, ये सीक्रेट नहीं है, सामने आना पड़ेगा। इसीलिए रेट अब ज्यादा होगा और टिकट भी, क्योंकि ये खबरें आ चुकी हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब गए जाती उमरा मरियम साहब से मिले और उन्होंने जाकर कहा कि जब ये पंजाब का भी मैनेज किया गया था सारा उस वक्त, तो वहां पर कहा गया कि एक तो सैफुल मुल्क खोकर को आप बिठाएं, जो नून लीग के हैं, हम भी बैठ रहे हैं, पंजाब में मैनेज होने दें, और उसके बाद आगे यूसुफ रज़ा गिलानी को हमें फायदा होगा। साथ ही ये बात यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि 9 से 12 लोग हैं जो आने को तैयार हैं, लेकिन वो टिकट भी मांग रहे हैं नून लीग की तरफ से। तो लिहाजा ये कि अब टिकट भी चाहिए होगा क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी जब आप पार्टी के खिलाफ जाएंगे, यानी इमरान खान के खिलाफ अगर उन्हीं की पार्टी का बंदा आता है और इमरान खान के खिलाफ वोट दे देता है तो उसको फिर पार्टी से भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा क्योंकि पार्टी के खिलाफ आप नहीं जा सकते इस तरह से। तो उसके बाद उसको अगला इलेक्शन लड़ना है, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो फिर आराम से अपना इजीली इलेक्शन लड़ सके। ये नहीं है उसामा, वज़ीर आज़म को भी सोचना होगा कि एक जो गैप था अरकान असेंबली और उनके दरमियान, उस गैप को भी उनको खत्म करना होगा। ये आखिरी दिनों में मुलाकातें, आखिरी दिनों में नाराजगियां दूर करना, आखिरी दिनों में सारी चीज़ों को देखना, ये तो पहले दिन से मामला सेट करने होते हैं। तो वज़ीर आज़म को भी सोचना होगा कि उनके अरकान असेंबली और उनके जो लोग हैं उनके दरमियान जो गैप है उसको वो किस तरह ख़त्म करेंगे। ये गैप देखिए वो फंड से पूरा हो जाता है, आप दे दें उनको फंड, उनके हाथ में दे दें। अली हैदर गिलानी ने बड़ी खूबसूरत बात की ऑडियो टेप में, उसने कहा जी ये तो हम आपको पैसे दे रहे हैं और 10-10 करोड़ रुपया आपको वहां पर मिलेगा डेवलपमेंट फंड भी, और आपको पता ही है कि सिंध में 50% तो फिर आपको ही मिलना है, यानी 10 करोड़ में से 50% में 5 करोड़ उसमें भी खा जाना है आपने। तो आप सोचें कि डेवलपमेंट फंड वो ये चक्कर हो जाता है, ये सारी दुनिया खत्म हो जाती है, सारा पैसे का खेल जब बीच में आ जाए। तो आप टिकट भी दे दें, आप पैसा भी पहले से ज्यादा दे दें, लेकिन अब देखिए उतना पैसा देना, अब ये पीडीएम इसीलिए तो बैठी है कि जनाब ये यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो गेम आपने की है, सारा ये खेला है, अब इसको आगे लेकर किस तरह चलना है। तो अब उसके लिए स्टेक्स आए हैं, अब इतना आसान नहीं होगा, मैं मानता हूं, लेकिन जाहिर है इसलिए तो इमरान खान साहब खुलकर मैदान में आ गए, अब सामने आ गए हैं कि आना है तो फिर इस तरह आओ, खुलकर आओ, पता लगे ना कि कौन किसके साथ है, तो अब वो लाइनें वाज़े हो जाएंगी। लेकिन ये तो खुलकर सामने आने वाले मामलात हैं, लेकिन इस वीडियो के ऊपर कल से एक और कॉन्स्पिरेसी भी बहुत ज्यादा हो रही है। जमील फारूकी से भी उस पर बात करेंगे कि ये पूरी प्लांटेड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चारों सिंध के मेंबरान थे जिन्होंने ये गेम किया, उस पर भी बात होगी। लेकिन खबर जाहिर है जो वोट जाया हुए या जो भी अपसेट हुआ, आपके इत्तेहादियों ने आपको वोट नहीं दिया या आपके अपने लोग जो हैं वो हट गए, वोट जाया किए गए या हुए, जो भी मामलात हुए, आगे अगर वज़ीर आज़म ने फैसला कर ही लिया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, लेकिन अभी मामलात यहाँ रुक नहीं जाएंगे, अभी तो और भी बड़े बड़े मामलात हैं। कैसे चीज़ों को टेकअप करेंगे? कुछ ज़्यादा ही आप लोग सुकून में आ गए थे कि आप ही लोग जीतेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सियासत में बहुत सारे नताइज ऐसे आते हैं जिसके हवाले से बहुत सारी जगहों पर आप चीजों को डिफरेंट अंदाज में डिस्कस भी कर सकते हैं, उस पर डिबेट भी कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में अमूमी तौर पे लोग पैसे के जोर से उसका हिस्सा बनते हैं। और अभी आप जैसे फरमा रही थी कि जी अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो के हवाले से बहुत सारी मतलब ये कहा जा रहा है कि जी ये तहरीक इंसाफ ने दानिस्ता बनाई, ऐसा कतन कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपको अर्ज कर दूं, मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर इससे तकलीफ दे अमल कोई नहीं हो सकता कि शायद किसी मछली मंडी, किसी बकरा मंडी, किसी सब्जी मंडी में भी बोली ऐसे ना लगती हो जिस तरह से उस वीडियो में तय किया जा रहा था कि जी एमक्यूएम का रेट ये चल रहा है
और बलूचिस्तान का रेट तो उसमें तो आपके अपने लोग भी तो तीन लोग हैं ना, तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये तो नहीं कहा जाएगा कि अली यादव गिलानी के खिलाफ ही कार्रवाई करें, फिर आपके अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मेरी बात को मुकम्मल हो जाने दें। मैं ये बात पार्टी तहरीक इंसाफ से आगे बढ़कर हमने देखनी है। हमने देखना ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसने ये बयानिया दिया, किसने 6 माह से पिछले 1 साल से कैंपेन चलाई, वोट को इज्जत दो, और फिर साबित किया हुआ कि ये बयानिया तब्दील हुआ कि वोट जाए भाड़ में, नोट को इज्जत दो। मैं समझता हूं ये हमारी जमहूरियत के माथे पे कलंक का टीका है। जिन्होंने ये कलंक का टीका लगाया है, मकाफात अमल उनको फेस करना पड़ेगा। बड़े हादसात हुए जब बेनजीर भुट्टो साहबा की किरदार कशी पंजाब में की जाती थी, जब चौधरी एतजाज एहसन, मिसबाहुर रहमान और अजीजुर रहमान चंद जैसे लोग जो लाहौर में बड़ी पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स किया करते थे, उनकी वहां पॉलिटिकल नसबंदी की गई। मुझे मजबूरी में लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है। आज उसी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जीत पर पीएमएलएन के लोग खुशियां मना रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी जीत करार दे रहे हैं, शहबाज शरीफ अपनी जीत करार दे रहे हैं। नोट अगर दिए गए और ये हैपनिंग्स हैं और वजीर आजम कौम को से भी खिताब करेंगे, फिर उन्होंने सादिक संजरानी को ही चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए उम्मीदवार अपना चुन लिया है, और अब उसके बाद फिर ये भी कहा गया है कि भाई तमाम अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद में रहें ताकि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है 1 पॉइंट एजेंडा इजलास बुलाया हफ्ते के रोज़, तो वो भी हो सके। क्या लग रहा है आपको, हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसको सही लेकर चल रही है? बिल्कुल देखें, बड़ा बोल्ड और ब्रेव मूव है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की, और इससे पहले कि पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कोई बड़ा बयान देती या खुलकर सामने आती, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। एक तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है, अब अच्छी बात है। दूसरा, वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं और खिताब का एजेंडा यही होगा। जाहिर है कि करप्ट लोगों ने किस तरह से पैसा चलाया और पैसा चलाने के बाद लोगों को ख़रीदा गया, लेकिन शायद उन्हें हो सकता है कि वो कोई बड़ा मामला भी पब्लिक के सामने रख दें कि उनकी अपनी सफ़ों में कौन कौन थे जो मीर जाफ़र और मीर सादिक थे, जिन्होंने मरकज़ की एक बड़ी सीट पे उनको नुकसान पहुंचाया है और उनको ये डैमेज कंट्रोल खुद से करना है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सीटों की तादाद जब आप ये देखते हैं ना कि 181 वाले 164 वालों से मात खा सकते हैं, तो अगर 2-3 वोट किसी के ज़्यादा हैं तो चेयरमैन सेनेट बनाने के मामले के ऊपर वो भी आगे पीछे हो सकते हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता जब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे तो क्या हुआ था। आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हुआ था तो खुद नून लीग पीटीआई के साथ खड़ी हो गई थी। तो ये सारा मामला कंट्रोल हो जाएगा अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हक में आता है, और ज़्यादा चांसेस यही हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ओपन होगा, शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, और अगर कोई उसमें एक्सपोज होगा तो उस सिचुएशन में भी विन विन सिचुएशन खान साहब के लिए है कि पब्लिक को दिखा देंगे कि यार देखें मैंने पूरी कोशिश कर ली, आपके सामने है। अच्छा, एक और चीज अभी आपने डिस्कस की थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी थी, बल्कि मुदस्सिर रख रहे थे कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ या प्लांटेड वीडियो थी। तो मेरे भाई अली मूसा गिलानी तो कभी भी अपनी वीडियो रिलीज नहीं करते ना, और ना ही वहां पर कोई तीसरी कुव्वत बैठी थी जिसने वीडियो रिलीज की होगी। तो वीडियो रिलीज उन्होंने की है जिनके साथ ये मामला हुआ है और वो भेजे गए थे। इसका तस्करा खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज एक शो पर टेलीफोनिक बीपर में किया। उन्होंने कहा कि बंदे मेरे पास भी भेजे गए थे कि मैं शायद कोई लेन देन में मुझे फंसा लेंगे। ये जरदारी साहब के अपने कोट एंड कोट रिमार्क्स थे। तो वो बंदे जो 4 अरकान असेंबली अली मूसा गिलानी के साथ बैठे थे और बेचने या ना बेचने की बातें चल रही थी, पैसा फेंकने ना फेंकने की बातें चल रही थी, तो वो बंदे गवर्नमेंट के ही थे। और ये वीडियो इसलिए बनी, इसलिए पब्लिक के सामने आई कि कल को अगर हम ये यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख वाली सीट में हारते हैं तो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर हमारे पास ये वीडियो एविडेंस एक ये और एक केपी वाला मौजूद हो कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो ये दिखा सकें कि पैसा किस तरह चल रहा था, सीटें कैसे निकल रही थी। लेकिन यहां पर फिर अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, खान साहब फिर फंसते हैं यहां पर। उसकी वजह यह है कि 2 या 4 नंबर्स का मामला नहीं था, 2 या 4 अरकान असेंबली के आगे पीछे होने का मामला नहीं था। बिल्कुल कुल 17 अरकान असेंबली हैं जो वोट मुस्तरद भी करा बैठे हैं और उधर पलड़ा भी भारी करवा बैठे हैं। और अगर इन 17 अरकान असेंबली को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने 20 केपी के मेंबर असेंबलीज को अपनी पार्टी से निकाला था,
इस दफा पार्टी से निकालते हैं तो गवर्नमेंट जाती है। तो खान साहब ये भी नहीं चाहेंगे, तो खान साहब इस वाली चीज को भी उतना हाईलाइट नहीं करेंगे कि कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे। शायद एक दो लोगों का वो नाम ले दें कि उन्होंने वोट मुस्तरद किस तरह किया या वोट उनका जाया कैसे हुआ। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, खान साहब इज ऑन हाई मॉरल ग्राउंड्स राइट नाउ। ये किसी भी मुल्क के शख्स का लेकिन अब जो जमील अब चेयरमैन सेनेट जो लंदन में बैठकर मैं मुदस्सिर एक बात मैं कर लूं, एक बात मैं कर लूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नवाज शरीफ साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया, बल्कि वीडियो बयान नहीं, एक प्रेस मीडिया टॉक थी, लोग सामने आ गए, उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए खान साहब को। उन्होंने कहा खान साहब को अखलाकी तौर पर वजारत उज़्मा छोड़ देनी चाहिए। कौन से अखलाकियात की बात करते हैं आप? यू आर ए कन्विक्टेड पर्सनैलिटी सिटिंग देयर इन लंदन और आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं। जो लोग पैसा बेच कर, पैसा दे देकर बंदे को जितवा रहे हैं और आप क्लेम करते हैं उस बंदे से जिसके खिलाफ आपने 11 जमातों का इत्तेहाद बना रखा है। बैठे आप लंदन में है और आप कहते हैं खान साहब तो अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए अपनी सीट छोड़ दे। तो इससे बड़ी अखलाकियात क्या होगी? खुद उन्होंने कहा है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और ये पैसे के मामलात क्या चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए भी होंगे या नहीं होंगे? ये बड़ा एक अहम पॉइंट इस वक्त सामने भी आएगा, जब क्योंकि सादिक संजरानी को दोबारा से वज़ीर आज़म ने नामजद कर दिया है। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हुकूमत को ज़रूरत है यानी कि 4 वोट की। अगर जमात इस्लामी वोट नहीं भी करती, जो पहले भी वोट नहीं कर रही है, तो फिर भी 3 वोट दरकार होंगे 47 को 50 तक लाने के लिए और 49। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास अपने 47 इत्तेहादियों के साथ मिलकर हैं और अपोजिशन के इत्तेहाद के पास 53 वोट हैं। तो यहां पर भी अगर हुकूमत का चेयरमैन हो जाता है तो अफजल साहब फिर तो यहां पर भी सवाल बनता है कि ये कैसे हो गया, यहां पर फिर पैसा लग गया, पैसे से फिर हुकूमती चेयरमैन बन जाएगा जिसके पास नंबर नहीं है। काउंटिंग गलत बताई गई है वैसे बाय द वे, नंबर गेम डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको एक अजीब, आपने जो बात की ना जमील 53 जो है वो अपोजिशन के पास हैं और हुकूमती इत्तेहाद भाई ये गलत मिस इंटरप्रेट हो रहा है। लेट मी कंफर्म यू हियर थिंग्स। मतलब मैं भी मुसलसल देख रहा था काफी देर से सर। मैं टोटल 104 सीटें हैं सेनेट की, टोटल 104 सीटें हैं। सुनिए, सेनेट की टोटल 104 सीटें हैं। 8 अराकीन जो हैं वो फाटा से होते हैं। सर नहीं, जमील फारूकी साहब ये पुराना है। हाँ, जब से फाटा खत्म हो गया है, अब ये 100 मेंबर्स हो गए हैं। 48 मेंबर जो हैं, क्योंकि फाटा के तो 4 पर हुआ ही नहीं है ना। आपने मेरी बात सुनी नहीं है, मैं अपनी बात कंप्लीट तो कर लेने दें। मैं यही कह रहा हूं कि 8 अराकीन जो थे वो फाटा से थे। वो 8 अराकीन जब 2018 में फाटा का इंतजाम हुआ है तो उनमें से 4 का इलेक्शन नहीं हुआ। अब आपके पास तादाद टोटल 100 रह गई है। 2021 में जो हुकूमती इत्तेहाद ने टोटल सीटें जीते हैं दैट इज 29, ये काउंट कर लें आप। इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद ने जो टोटल जीती हैं वो 19 है। और अगर टोटल ऑन द होल पीटीआई की यानी हुकूमती इत्तेहाद की सीटें इस वक्त आप काउंट करें, आप करवा लीजिए किसी चीज, दैट इज 49 नॉट 47, और 47 उनकी हैं अपोजिशन इत्तेहाद वालों की। और अगर उन 49 के अंदर 4 आप दूसरी जोड़ते हैं जो फाटा वाली हैं, अभी जो 2023 में रिटायर होंगे, तो 53 बनते हैं। ये पता नहीं किसने छोड़ा हुआ है, आप इसको जरा टोटल काउंट तो करें, ये है क्या? चलें इसको रीचेक करते हैं। आपने वही उठा लिया है, काउंट करें इसको। ठीक है, इसको रीचेक करते हैं। जी अफजल साहब जवाब दीजिएगा। अफजल साहब की बात कर लेते हैं, मैं फिर नंबर तरतीब से बताता हूं। जी अफजल साहब, ये मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करें कि इमरान खान की जीती हुई सीटें भी जब उन्होंने खोई और जितनी दफ़ा उन्होंने इलेक्शन हारा उसमें से 70-80% वो उनका रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट है। ये पहली दफ़ा है कि ये जो इन्होंने सेनेट के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, इट्स अ रियली गुड चॉइस। वजह क्या है? देखिए, सेनेट में सबसे ज़्यादा जो वो इक्वल सीटें हैं हर सूबे की, और वो बंदा 3 साल से ऑलरेडी चेयरमैन है और वो इमरान खान और उसके वज़रा की तरह लोगों के साथ डिसकनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड पर्सन है। तो वो जो बंदा है वो अपने वोट भी कैरी करता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ साथ अपने बलूचिस्तान से वो, और मैं आपको यही बता दूं कि उसके मुकाबले में अपोजिशन भी बलूचिस्तान से ही कैंडिडेट लेकर आएगी। अच्छा, तो एक ये है कि एक वेल सेटल्ड आदमी है, एक
जो चॉइस नई चॉइस होगी, तो इसलिए उसमें मैं अभी से आपको बता दूं हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होगा, हुकूमत ये सीट जीतेगी। अच्छा। अब एक मैं और आपको चीज़ बता दूं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत भुट्टो साहब की आई थी तो उन्होंने अपने लोगों की फाइलें रखी कि कौन मेरा बंदा क्या करता है। ये जो इमरान खान है ये शरीफ बंदा है और जान भी नहीं दर जहान भी नहीं। जो आदमी जैसे अपने आप को समझता है वो दूसरों को भी ऐसे ही समझता है। उसने ये काम नहीं किया। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी करना चाहिए कि कौन किस पार्टी में क्या है, और इन केस कि चीफ एग्जीक्यूटिव उनसे पूछे तो उनके पास उनके मालूमात होने चाहिए। खा वो ये मतलब जनरली तमाम मुल्कों में ये होता है। अच्छा, अब तीसरी बात ये कि इमरान खान महंगाई के बावजूद, इसमें कोई शक नहीं कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ही इज़ द मोस्ट कैरिज्मेटिक लीडर, और वो वाहिद लीडर है जिसने इंडिया को ना किया, जिसने अमेरिका को ना किया, जिसने इसराइल को मानने को ना किया। आपने कभी देखो मुशर्रफ के ज़माने में हमारा एक बहुत कीमती जहाज़ जो एवैक्स टाइप का था वो हिंदुस्तान ने गिराया। मुशर्रफ एक चीफ होते हुए उसने उसका ठीक है, ये तमाम तो चीजें हैं। लेकिन एक मेरी बात सुन मुदस्सिर, प्लीज इससे क्रिस्मेटिक सर, प्लीज मेरी बात सुन ले मुदस्सिर पर या भारत पर ना सर, पाकिस्तान की मेरी भी सर गुजारिश सुन लेना। इमरान खान साहब की आप तारीफ करें, यकीनी तौर पर क्रिस्मेटिक हैं, लेकिन सर ना करते हुए तो कायदे आजम से लेके आज तक हमने इसराइल को भी ना ही किया है। पाकिस्तान का कौन सा वजीर आजम है जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया? पाकिस्तान का कौन सा वजीर आजम है जिसने भारत को कश्मीर के मामले पर सरेंडर कर दिया? ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के खारजी मामलात के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म, मामला तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म को वोट नहीं मिले हैं, उनके अपने कैंडिडेट हार गया है। मसला ये है। अब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि देखे फिर इस ये जो एक मरीज कामा में है, डॉक्टर जाके उसके दिल के ऊपर, सीने के ऊपर वो इस्त्रियाँ रखता है और वो जो करंट देता है और वो जाग जाता है उसका दिल और ज़मीर, और एक्चुअली इट इज़ अ शॉक, अ सेटबैक। लेकिन इन द गुड ऑफ इमरान खान, वो जो असली इमरान खान था उसने 2 घंटे के अंदर अंदर कह दिया कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा असेंबली से। अभी अपोजिशन अभी वो रसगुल्ले खा रहे थे, उसके बाद ये अब असली इमरान खान है। असली इमरान खान आज शाम को आपको बयान करके देगा, वो इमरान खान जो लोगों को पसंद है। ये जो अभी तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है कि वो जो उसने बातें की उसमें हर एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, डिले हो रहा है। वो इमरान खान होगा कि अभी होगा या नहीं होगा। देखो मैंने जो बात कर रहा था 27 फरवरी कल परसों गुजरी है, मुझे वो वज़ीर आज़म बता दें कि उसने 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को इस तरह का जवाब दिया। मुझे बताने कि जो इसराइल के सामने खड़ा हुआ, मुझे बता दें वो बंदा जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ। ये तो अमेरिका के जो पिछले 10 साल में हमारे हुक्मरान थे, अमेरिका का वहाँ से जो सेक्शन अफसर इनको कॉल करता था, वो 10 साल मैं ब्यूरोक्रेसी के टॉप पोजीशन पे रहा हूँ, मुझे पता है इनकी हैसियत क्या थी। यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के लोग सड़कों पे लोगों को कत्ल कर देते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, इसलिए कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव उनके सेक्शन अफसर के गुलाम होते थे। मुझे बताया कि नवाज शरीफ ने कलभूषण का आज तक नाम लिया। खुदा का खौफ करें कि कहाँ ये वज़ीर आज़म, कहाँ वो वज़ीर आज़म। मुदस्सिर इकबाल, मैं तो आपकी वीडियोस भी देखता हूँ और पसंद करता हूँ, लेकिन देखिए ये तो इनकम्पेरेबल हैं। जैसे नर और मादे का या ये जो फीमेल और शीमेल का कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा ये तो एक मर्द का बच्चा तो है ना। और ये ख़राब इस वजह से हुआ कि इसके इर्द गिर्द जो चमचे और कड़चे हैं, और देखो ये इसकी कैबिनेट का फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने साथ लोगों को जोड़ के रखते हैं, MPAs को, MNAs को। ये इसका कोई कसूर नहीं है। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं होता अफजल साहब, आपका जो एक मौक़िफ़ है वो आपको लग रहा होगा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वज़ीर आज़म होता है उसने अपने अरकान असम्बली के साथ अपने राब्ते को जोड़ के रखना होता है, उस तरीके को जोड़ के रखना होता है कि अगर कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई नाराज है तो उसको आपने पहले दिन से लेकर चलना होता है। अफजल साहब, एक बड़े शख्स का जो घर का बड़ा होता है उसका ये फर्ज होता है। ये आप अग्री करेंगे ना अफजल साहब मेरी इस बात को? हाँ 100% एग्री करता हूं, लेकिन मेरी बात सुने। देखिए आप एक आदमी हैं, आपके साथ असेंबली में 200 अरकान हैं, ये आप जो कैबिनेट बनाते हैं ये किस लिए होती है? वो उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकती,
मैं आपको बता दूं, जब इनकी पार्टी थी उस वक्त इमरान खान अगर किसी को मुयस्सर नहीं होता था तो ये जो तरीन साहब थे ये वो लोगों को मिलते थे। बात ये है कि तरीन साहब से बड़ी तवक्कुआत थी सर कि इस दफा वो आएंगे तो किरदार अदा करेंगे, लेकिन अफसोस से तरीन साहब ने नहीं किया। और मेरी बात सुनिए अफजल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तरीन साहब के अलावा कोई और है भी नहीं ऐसा जिसके अंदर ऐसी कोई एबिलिटी हो कि वो लोगों को जोड़ के रख सके। उसामा से मैं चाहूंगी इस पर रोशनी डालो। उसामा, आप अग्री करेंगे इस बात पर कि जहांगीर तरीन के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई दूसरा शख्स है भी नहीं, और खुद जहांगीर तरीन पर बड़ा भरोसा था कि इस बार वो आएंगे तो अपनी जो एक सियासी बसीरत है माइनस कर रही हैं, वो नहीं वाइस चेयरमैन है, आप माइनस नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने जो किरदार पहले अदा किया इस बार वो नहीं कर सके, और अफसोस की बात है ऐसा कोई है भी नहीं इनके पास। ये बात सही है ना उसामा? जहांगीर तरीन साहब पे वैसे इल्जामात हैं कि उन्होंने जहाज के जरिए लोग खरीदे हैं, उन पे भी इल्जामात ऑपोजिशन बिल्कुल वैसे ही लगाती थी जहां आज हुकूमत ऑपोजिशन पे लगा रही है। जी उसामा। जी किंग मेकर तो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप देख लें कि इमरान खान साहब की सियासत उनसे पहले जब वो जहांगीर तरीन साहब शामिल हुए तहरीक इंसाफ में, उससे पहले का देख लें और उसके बाद का देख लें। जहांगीर तरीन साहब खुद ये कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं, इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, खासतौर पर जब ये चीनी स्कैंडल का मामला हुआ और दूरियां हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले ये इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं थी। इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स को समझ नहीं रहे थे। इसी वजह से आप देखें कि हमारे साथ 2013 के इलेक्शंस में क्या हुआ, और फिर जब जहांगीर तरीन इलेक्टेबल्स को लेकर आए तो फिर उसके बाद सियासत किस तरह हुई। तो हमारी सियासत में इलेक्टेबल्स का एक रोल है। आज भी आप इमरान खान साहब के इर्द-गिर्द देखें तो इलेक्टेबल्स हैं, और उनके जो दूसरे लोग यंग लेकर आए या दीगर लोग लेकर आए उनकी आपस में नहीं बनती, एक चपकलिश चलती है जो कि हर पार्टी में अपनी जगह होती है, कोई ना कोई ग्रुप्स होते हैं। मगर बहरहाल ये एक वाज़ेह फ़र्क है। और जहांगीर तरीन साहब का ना होना, कोई माने या ना माने, वो एक्टिव उस तरह से नहीं हुए। जो भी वजूहात हैं सबको पता है, चीनी स्कैंडल के बाद वो इमरान खान साहब के साथ उस तरह से नहीं ताल्लुकात रहे, उससे फ़र्क तो पड़ा है, उससे डेंट तो पड़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो होते तो फिर वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जिस तरह से सियासत वो कर रहे थे वो भी उस तरह से मैदान में उतर सकते थे, उनका जहाज और ज़्यादा एक्टिव हो सकता था। पहले भी आज़ाद उम्मीदवारों को वो किस तरह से जो जीते और उनको तहरीक इंसाफ में उन्होंने शामिल किया, फिर उनको साथ रख सकते थे। जनूबी पंजाब में उनका अभी बड़ा असर रसूख है। तो जो सियासत हमारे यहाँ इलेक्टेबल्स की होती है, आप उसको पैसा, इन्फ्लुएंस, खानदानी, जिस तरह से भी है, बरादरीज़म, वो सारा जहांगीर तरीन साहब समझते थे और वो बेहतर उस चीज़ को मैनेज कर सकते थे। मेरा ख्याल है उस तरह से वो एक्टिव नहीं हुए, कुछ हद तक हुए, लेकिन वो बात नहीं थी जो पहले रही। अब ये फैसला इमरान खान को करना है कि क्या अब उन्होंने वो चीनी स्कैंडल चलता रहे साथ साथ और उसके साथ कहें कि ठीक है जनाब वो जो भी कार्रवाई हो रही है होती रहेगी, हम अपने अगर सज़ा हो गई तो हो गई, बाकी मामला अपने देखेंगे। आखिर बाबर अवान साहब भी हैं, वो भी क्लीन होकर वापस आए और दीगर भी। तो इमरान खान ने फैसला करना है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी फिलहाल तो कोई इम्कान नहीं है दोबारा जहांगीर तरीन, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। इमरान खान साहब ने आज खिताब करना है, हफ्ते को उन्होंने इत्तेमाद का वोट लेना है, तो अभी तो जहांगीर तरीन साहब की वापसी का मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ज़ाहिर है हुकूमत जिस तरह से चल रही है, जिस सूरत हाल को लेकर चल रही है, हुकूमत को भी सोच सोच के और फूक फूक के कदम उठाना है नदीम कुरैशी साहब। और हुकूमत को अपनी चीज़ों को जिस तरह से ईजी लेकर, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा। जहाँ तक बात हॉर्स ट्रेडिंग की है ना सर, तो वो तो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अपने लोगों को किस तरह इंटैक्ट रखना है, किस तरह जोड़ के रखना है। ये शुरू दिन से काम होता है, ये सेंट्रल इलेक्शन आते ही नहीं होता कि सबकी नाराज़गियाँ दूर करनी है, सबसे मीटिंग करनी है, मीटिंग्स भी करनी है, सबसे नाराज़गियाँ भी सबके दूर रखनी है, सबके जो मामलात हैं उनको भी लेके चलना है। ये शुरू दिन का काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पैसा चले, पैसा भी चला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाराज़गियाँ भी होंगी। तो नाराज़गियों को दूर करने के लिए एक दो रोज़ का टाइम नहीं, शुरू दिन से लेकर चलना होता है अपने लोगों को, अपने अरकान असम्बली को। देखिए, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो मैं समझ रहा था कि शायद मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ सुनने के लिए हूँ। अच्छा, माहिरीन की बड़ी अच्छी राय। एक तो मैं अफजल खान साहब की बात के हवाले से ये जरूर मुदस्सिर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब इमरान खान का कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं कि जिनकी मैं वजीर आजम का कर रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब, मैं सिर्फ वज़ीर आजम की सीट नदीम साहब नहीं। जी जी, मैं अपनी राय देता हूं, मुझे आपकी राय का बड़ा एहतराम है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि हम जब इमरान खान का कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं कि जिनके टारगेट्स में उनकी जाती प्रमोशन, जाती प्रोजेक्शन, बिजनेसेस को सपोर्ट और अपनी फैमिली को इंडक्ट करना इस सिस्टम में, तो इमरान खान उनसे बहुत बाला नजर आते हैं हमें। इमरान खान का मैं नहीं समझता, बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं ग्राउंड पे आज जिस मुश्किलात में हम हैं महंगाई की वजह से। एक तो आप सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, सब लोग माशाल्लाह बड़ा आपकी नब्ज है चीजों पर और नब्ज पर हाथ है आपका पूरी आवाम की। आप देखें
इस महंगाई ने इंटरनेशनली इस फिनोमेना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अब मिडिल ईस्ट को देख ले, यूरोप को देख ले, पाकिस्तान में चूंकि गुर्बत है, 30% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करते हैं, यहाँ उसका इम्पैक्ट ज्यादा आया है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा कोशिश की है कि आम आदमी के मामलों को एड्रेस किया जाए, आम आदमी को तनहा नहीं छोड़ा। वो कोविड हो, वो एहसास प्रोग्राम हो, वो पनाहगाहें हो, मतलब जो अपनी जो शख्स डिलीवर कर सकता था किया। जहां तक कल के इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं हमें उस खातून का जो हमारी पीटीआई की कैंडिडेट थी, उनके 174 वोट्स को 2 वोट्स वो ऐसे रिजेक्ट हुए हैं जिनके बारे में दोनों कैंडिडेट्स ने कहा कि हमसे गलती हुई। मतलब शहरयार अफरीदी के उस वोट को अगर वो चाहते तो वो भी अपनी इस बात को सीक्रेट रख सकते थे। हमारे 2 वोट्स ऐसे कैंसिल हुए जो दानिस्तान नहीं हुए, वो एक गैर रतन गलती हो गई। तो 106 ऐसी गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं इतने बड़े इलेक्शन में, एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी शहरयार अफरीदी के खिलाफ? मैं कर्ज करूं आपको, बशरी मिस्टेक किसी जगह इंसान है, किसी जगह गलती हो सकती है। सही। जुर्म में और गलती में हमेशा फर्क होता है। ये ठीक है, बिल्कुल एग्री करते हैं सर, ये तो बनती है। लेकिन नदीम साहब, यहाँ 2 का तो मामला ही नहीं है सर, यहाँ तो बहुत बड़ा फिगर है। बिल्कुल। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब को हाथों की तकलीफ थी, राशा की तकलीफ थी, उनको बैलेट पेपर दे दिया गया, शहरयार अफरीदी को उस सहूलत से महरूम रखा गया। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, देखना ये है। अजीब बात है, सेहतमंद आदमी है दोस्त। एक मिनट दीजिएगा, हमने देखना ये है, हमने देखना ये है कि वो लोग जिनको ये बड़ा दावा है कि इस डेमोक्रेसी को वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वो डेमोक्रेसी का इंतकाम नहीं है, ये उनके रवैयों का इंतकाम है। मतलब मुझे एक बात बड़ी हैरान कुन है कि आप फरमाते हैं, या बहुत सारे मैं इंटेलेक्चुअल्स को सुन रहा हूं कि जी ये जो वीडियो आई है, ये दानिस्ता आई है, बड़ा इसका टाइमिंग थी। सर ऐसा नहीं है, हमने देखना ही है कि उसमें अली हैदर गिलानी साहब फरमा क्या रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान का ये रेट है, केपीके का ये रेट है, एमक्यूएम का ये रेट है। ये बड़ी वाज़ेह वर्डिंग है। इसका मतलब है कि वो 30-40 लोगों से ज्यादा लोगों से राब्ते में थे। और फिर जब जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि जी मुझे जो लीड है 5 वोट्स की, मुझे इस पर मुझे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात है इस पे। इट मींस ये भी है कि उन्होंने अपना जो वर्क था वो ज्यादा लोगों पर किया हुआ था। और एक इसमें फैक्टर ये भी आएगा कि हफीज शेख साहब चूंकि इकोनॉमी को देख रहे हैं, महंगाई है, हर शख्स के पास पूरी हमारी अपोजिशन के पास अगेंस्ट पीटीआई महंगाई के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो वो पब्लिक में बेच सके। इससे एक मकबूल नारे को वो कैश करवा रहे हैं और हमारे यहाँ भी कुछ मसाइल यकीनन होंगे। मैं आज भी समझता हूँ इमरान खान जितनी ज्यादा डिबेट सुनते हैं, जितनी ज्यादा डिस्कशन होती है, एक ऐसी कमेटी है जहां जिसका मैं भी मेंबर हूं, मैंने वहां इमरान खान साहब को 1.5 घंटा लोगों की राय सुनते देखा है, लोगों को राय देते सुना है, और इमरान खान साहब ने लोगों की राय पर अपने फैसले किए हैं। मैं खुद उसका जाती तौर पर विटनेस हूं। मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान साहब इन कॉन्टेक्ट नहीं थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को लोग कहते हैं कि उन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी खदमात दी। अभी अफजल खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमने पढ़ा, ये तारीख का हिस्सा है कि उन्होंने अराकीन असेंबली की बाकायदा फाइलें बनाई हुई थी, किसकी क्या कमजोरियां हैं, किसके क्या मसाइल हैं, किसने कितने सबरिजस्ट्रार, कितने पटवारी, कितनी कमीशनें ठेकों में ली। चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर हम कंपैरिजन करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, हम उस जगह पर नहीं है। हमारे यहाँ तो आज भी लोग जुबान पर। अच्छा नदीम साहब, एक सवाल मेरा, सेनेट के इलेक्शन हो गए, अब तो जो भी रिजल्ट हुआ वो हो गया। अब चेयरमैन सेनेट के लिए आपने सादिक संजरानी साहब को दोबारा से नामजद कर दिया है। वैसे तो आपकी जमात से नहीं, लेकिन आपके अब हुकूमती उम्मीदवार के तौर पर होंगे। अब आपके पास नंबर यहाँ कम है, अब लोगों का ज़मीर आपको वोट देगा या फिर आप भी वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आपका इल्ज़ाम है, क्योंकि नंबर में तो आप कम हैं? देखिए दोस्त, अगर हमने वो तरीका इख्तियार करना होता हमारे पास बड़ा आसान था। अक्टूबर से ये जो था हमारा सीक्रेट वोट ना हो, शो ऑफ हैंड हो, ये अक्टूबर से असेंबली के टिक पे टेबल हुआ, इस पे पूरा मौका दिया गया अपोजिशन को। फिर सदारती ऑर्डिनेंस आया, सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रे की। तो मकसद ये था कि हम इसको ठीक करना चाहते थे। सादिक संजरानी चूंकि बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जिसको हमेशा से महरूमियों का शिकार रखा गया। हमने भी कोशिश की कि बलूचिस्तान से अगर चेयरमैन सेनेट होगा तो पूरे रियासत की सारी इकाइयों का शेयर होगा सिस्टम में। और सादिक संजरानी साहब ने बतौर चेयरमैन सेनेट अपने रोल को बड़ा शानदार निभाया उन्होंने। और मैं एक और सवाल करता हूं कि बड़ा लोग ये फरमाते हैं कि सादिक संजरानी के खिलाफ जो अदम एतमाद आई तो उसमें लोग साइड पर हो गए, वोट नहीं दिया। भाई सादिक संजरानी और सलीम मांडवी वालों को जिन लोगों ने मुंतखब किया था वही वो लोग थे जिन्होंने उनके उस इंतखाब को दुरुस्त साबित करने के लिए उस अदम एतमाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया।
उसमें खुदा ना खास्ता ना को वोट खरीदे गए थे, ना लोगों को लालच दिया गया था। मैं आपको वोट करके मुंतखब करता हूं और बाद में मुझे जाती एजेंडे पर इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है कि जी मैं आपके खिलाफ मैं इस्तेमाल करूं, मैं नहीं करना चाहता। तो मैं ये समझता हूं अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अफजल खान साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो समझता है कि इमरान खान के गिर्द कुछ लोग इस तरह के साइंसदान, पॉलिटिकल साइंसदान आ गए हैं जो अपने आप चाहिए कि वो इस डिसीजन से वो भी सबक लें। वो खान को, जिन लोगों ने इमरान खान को यहां तक पहुंचाया, उन लोगों को इमरान खान की कुर्बत मुयस्सर आने दें। इमरान खान एक तोहफा है इस मुल्क के लिए। इमरान खान उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स है कि जिन्होंने इस मुल्क पे इक़्तिदार किया और जाके मिडल ईस्ट में और यूरोप में प्रॉपर्टीज बनाई। इमरान खान ने अपने खानदान का कोई फर्द इस पॉलिटिकल सिस्टम में इंजेक्ट नहीं किया। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना पसंद ना करे, जो शख्स अपने लिए स्पेशल फ्लाइट्स की बजाय कमर्शियल फ्लाइट से इंटरनेशनल विजिट्स करे, जिस शख्स ने यहाँ फ्री उम्रे, फ्री हज, फ्री इंटरनेशनल टूर्स का कल्चर खत्म किया हो, जिसने अपने अराकीन असेंबली को पाबंद किया हो कि वो टूल प्लाजा से लेके पंजाब हाउस, गिलगित हाउस, सिंध हाउस तक की पेमेंट्स करेंगे, वरना 95 लाख के डिफॉल्ट आपने देखे परवेज रशीद साहब के अपने अराकीन असेंबली पे जितनी कानून की पाबंदी इमरान खान ने करवाई है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करवाई। इमरान खान अगर आज यहाँ फाइट कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहा है। मेरे लिए बड़ी हैरानी की यह बात है कि इस तरह से खुलेआम पैसों का लेन देन हो, अराकीन असेंबली के जमीन खरीदे जाएं, अराकीन असेंबली को मछली मंडी की तरह से रेट दिए जाएं। केपीके का रेट ये चल रहा है जी, बलोचिस्तान का रेट ये चल रहा है। ये शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए, ये विक्ट्री के निशान बना रहे हैं और इनको ये भुगतना पड़ेगा। नदीम कुरैशी साहब, बिल्कुल आप सही करते हैं। इस तरह से मतलब केपी असेंबली हो या बलोचिस्तान असेंबली हो या फिर कौमी असेंबली के अंदर जिस तरह से रेट बढ़े हैं, ये रेट बढ़ना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह से हम पिछले 2-2.5 साल के अंदर कुकिंग ऑयल के 250 से 350 का रेट भी देख रहे हैं। सर आम आदमी ने वो खरीदना है, वोट तो वो खरीद नहीं सकता ना सर। जो है वो 57-58 रुपए की चीनी, 115 रुपए का रेट बढ़ा है, वो भी आपके दौरे हुकूमत में बढ़ा है ना, उसका क्रेडिट भी तो फिर आप ही लें। तो जो रेट्स बढ़े हैं उन रेट्स को तो आप रखें सर। एक मिनट दीजिएगा जी कुरैशी साहब, मैं फिर जमील साहब से बात करता हूं जी। देखिए आप एक चीज देखिएगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे सर। क्या पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत दस्तयाब हो गई है? पेट्रोल पाकिस्तान से निकल रहा है? क्या पाकिस्तान का डॉलर 20 रुपए में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत हो गई है? मेरे भाई 30-40 साल हुक्मरान रहने वालों ने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। लंदन की मार्केट पूरी दुनिया के शुगर के रेट का तयन करती है। आप आज उसके रेट लें और 1 साल पहले के रेट लें। आप पेट्रोलियम मसनूआत के इंटरनेशनल रेट से 1 साल पहले के लें और आज के रेट लें। आप केमिकल्स के रेट 1 साल पहले के लें और आज के लें। आपने दुनिया के साथ चलना है। यहाँ तो सिर्फ इस मुल्क के लोगों को अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लोगों को एक बिरयानी की प्लेट पर वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोगों को गली नाली का चक्कर देकर वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ मेट्रोज और आप खुद बिजनेसमैन है, मुझे ये बता दीजिए कि जब पेट्रोल जो है वो 92 रुपए हो तो चीनी 115 रुपए होती है, फिर 85 रुपए पे चीनी आ जाए और पेट्रोल की कीमत जो है वो 101 रुपए हो जाए। सर ये फ्लक्चुएशन तो फिर इंटरनेशनल, इसका मतलब है शुगर से लेकर तो आपके कुकिंग ऑयल तक फिर इंटरनेशनल ही आकर जो है वो कीमतें कंट्रोल करेंगे और कीमतें चलाएंगे। तो फिर समझ में नहीं आता कि फिर आपकी हुकूमत खुद क्या करेगी। सर सोने की कीमत हम मानते हैं, डॉलर की कीमत हम मानते हैं, पेट्रोल की कीमत हम मानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट ही उसको करेगी। लेकिन सर फिर ये अंडों की कीमतें बढ़ के जिंदगी में पहली बार 260-70 पे पहुंच जाएं तो ये तो फिर क्रेडिट ले लेना, ये तो आपका ही क्रेडिट जाता है। नदीम साहब से मैंने भी एक बात करनी है। मैं सर जमील साहब के पास जाता मैं वापस आता हूं। अफजल साहब, जमील साहब जी, जमील फारूक साहब, अच्छा चले, जहां सर सारे मामलात हैं, अब सारा फोकस जो है वो पिछले 1 हफ्ते से सेनेट इलेक्शन की खरीदो फरोख्त, कामयाबी और अगले आने वाले 12 तारीख तक यही कुछ चलेगा जब तक चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है। सर आम आदमी के लिए तो पहले अपोजिशन पर यह ताना था कि वो बात नहीं करते हैं, हुकूमत के लिए था कि वो कुछ ख्याल नहीं करते हैं। तो अब तो आम आदमी कहाँ है? चेयरमैन सेनेट कोई बने ना बने, कोई गिलानी साहब जीते हैं हारें, आम आदमी के लिए तो हुकूमत क्या सोच रही है वो आपने कोई देखा है? कुछ आप भी तो मार्केट जाते होंगे, कहीं कुछ नजर आ रहा है, कहीं रिलीफ आ गया हो? कहीं नहीं, आम आदमी के लिए तो जमहूरियत तो जमहूर के नाम पर सजा है, इक़्तिदार में आने का एक तरीका है। आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो दौलत से सियासत और सियासत से फिर दौलत बनाने का एक साइकिल है। यानी आप दौलत थी, आप सियासत में आए
और जब आप सियासत में आए तो आपने दौलत बनाई। ये एक साइकिल है और साइकिल चला जा रहा है। एक आम आदमी को इससे क्या फायदा होना है? नवाज शरीफ थे, कोई फायदा नहीं था। मुशर्रफ थे, कोई फायदा नहीं था। सरदारी साहब थे, कोई फायदा नहीं था। आज अगर सादिक संजरानी नहीं होंगे, उनकी जगह गिलानी साहब आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। और जहां तक आपने बात की ना इसकी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की और नंबर गेम की, एक बात मैं कह दूं, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह तो कम से कम एडमिट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो सोच कर बैठे थे कि जो वोटर नजरियाती होता है वो नजरियाती नहीं रहता जब पैसा सामने आ जाता है। ठीक, और उसकी वजह एक और भी है। उसकी वजह यह है कि जो शख्स अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर हर 6 महीने बाद मिनिस्टर को तब्दील कर देता हो, यह खदशा मद्देनजर रखते हुए कि कहीं वो करप्शन ना कर रहा हो, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग किस्म का चेक हो, और इतना ज्यादा चेक होने की वजह से वो पैसे नहीं बना पा रहा, तो उसके लिए तो ये खुली हुई बोरियां और तिजोरियां हैं कि कोई भी आकर ऑफर कर देगा कि आपको 60 करोड़ दे रहे हैं, आप वोट हमें दे दें। तो इसमें उसकी मॉरल हाई ग्राउंड पे किसी का नुकसान नहीं है। पब्लिक की वेलफेयर की तो आप बात करें ही ना। जब पब्लिक की वेलफेयर के, तब्दीली के नारे दावे ये मफरूजे हैं, ये हकायक से इनका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी कल भी सड़ रहा था, मर रहा था, आज भी सड़ रहा है, मर रहा है, उसके लिए कोई फवायद नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हम गवर्नमेंट मेक और ब्रेक की बात कर रहे हैं, हम सेनेट मेक और ब्रेक की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैनेजरियल स्किल्स के लिए जरदारी साहब को तो कम से कम सलाम पेश करना होगा कि मैनेजमेंट स्किल्स उनके अंदर हैं। अब पुराने घाक हैं, इतने बड़े बड़े वो पुराने घाक अपनी जगह बनाते हैं, वो बनाते आ रहे हैं, बनाते चले जाएंगे। इसमें खान साहब को लर्न करना होगा, खान साहब की टीम को लर्न करना होगा, या फिर सिस्टम बदलने के लिए आए थे तो सिस्टम बदलें। यही सवाल मेरा उनसे था कि इतने कमजोर तरीन सेटअप के ऊपर इतना ताकतवर तरीन सियासतदान जिसने 25 साल जिदोजहद करके तमाम एक स्टेटस को साइड पे कर करके रख दिया है, आप एक हंग पार्लियामेंट में बैठकर क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। यही सवाल मैंने स्पीकर कौमी असेंबली से गुज़िश्ता दिनों किया कि गॉड फॉरबिड अगर आप लोग सेनेट इंतखाबात में मुतवक्के कामयाबी नहीं ले पाते तो आप लोग क्या करेंगे? तो आगे से जवाब आ रहा था, नहीं इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। यही तो कॉन्फिडेंस मरवा गया ना, जो इतना सुकून था जमील कि हम ही जीतेंगे। जब आपको अपनी जीत का इतना यकीन होता है ना, तो फिर आपको हार कहीं नजर नहीं आती है, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे होते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर नहीं जीत पाए तो क्या होगा। उसामा, ये जो कॉन्फिडेंस था हुकूमत का और ये जो सुकून था, मैं तो कहूँगी सुकून बहुत था कि हम ही जीतेंगे। जब आपको ये सुकून मरवा देता है, जब आपको यकीन होता है कि जी हम तो हार ही नहीं सकते, और आपको पता ही नहीं लगता इस सुकून में कि आपने आपके अंदर ही अंदर कौन आपकी जड़ें काट रहा है। देखिए, अब तो पता चल गया, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनको पता चल चुका है कि कौन लोग थे जो बिके हैं। ये उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि मुझे पता चल गया है और पहले ही खतरा था कि कुछ लोग बिकेंगे। अब मसला ये है, जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं, कि अब जो लोग बिक गए और इमरान खान साहब को पता ही भी है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ। टाइम तो रह नहीं गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ। अब वो लोग भी डरे हुए हैं, उनको पीडीएम दोबारा अप्रोच करेगी कि भाई देखो, इमरान खान को पता लग गया है, इसने तुम्हें छोड़ना है नहीं, तो तुम सामने ही आ जाओ तो बेहतर है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, पहले भी हमने तुम्हें कहा था। ये इमरान खान साहब ने भी एक और रिस्क ले लिया है कि मुझे पता भी है, अब या तो लोगों को एंगेज किया जाए और उनसे कहा जाए भाई ये देखो, ये हमें पता चल गया है, आपने ये गेम खेली है, अब आप हमारे साथ ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आ रहा है इसमें साथ दो, वरना काम खराब हो जाएगा, बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है। अब ये बड़ा ट्रिकी हो गया है कि अब इन्होंने फैसला करना है कि करेंगे क्या, और उसके बाद फिर उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि नंबर तो उनके पास बहुत कम है, 10 तो पहले ही चले गए। तो अगर ये 164 180 का फर्क है तो आप सोच लीजिए, उसके बाद मेंगल साहब तो पहले ही छोड़ चुके हैं। तो लिहाजा ये बड़ा खतरनाक है, एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है, और अगर आप ये 10 लोग भी अगर आप कह देते हैं कि जी उधर जा चुके हैं, तो उनको अगर आप साथ नहीं रखेंगे तो फिर तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी आप बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। और अगर उनको साथ रखते हैं तो तब भी मुश्किल है कि बाद में कहेगा जनाब आपको पता भी था कि ये लोग 2 नंबर हैं, इन्होंने पैसे पकड़े हैं, आपने इनके खिलाफ कुछ किया भी नहीं, और करेंगे तो वो भागेंगे। तो ये अब बड़ी सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो चुकी है इमरान खान साहब के लिए। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि फिर ये तो फिर आगे बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, असम्बलियां तहलील करनी पड़ सकती हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो इस वक्त हालात बड़े अजीब गरीब हो चुके हैं। अच्छा अफजल खान साहब, एक तो आप कोई बात करना चाहते थे, दूसरा अगर हम ये बात करें कि इस वक्त सेनेट के चेयरमैन के लिए तो एक मार्का है, हुकूमत ने इत्तेहाद जुद्दो सीटें हारी हैं बुनियादी तौर पर, वो एक मरकज़ से है और एक सिंध से है, लेकिन KPK में बड़ा नंबर उन्होंने गेन किया है वहाँ पर, तो फिर भी अब वो हुकूमत के लिए अब आपको समझते हैं कि कोई और जादू करना पड़ेगा कि चेयरमैन सेनेट अपना बनवा लें इमरान खान साहब?
मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हमेशा जब ये पार्टी हारी है जीती हुई सीट पे जब ये पार्टी हारी है रॉन्ग कैंडिडेट 80-90% रॉन्ग कैंडिडेट इन्होंने लेकर आए और इनके मुकाबले में दूसरी तरफ से एक करिश्मेटिक कैंडिडेट आया, वो जीता। मैंने कहा कि इस दफ़ा सबसे पहले संजरानी साहब जो है वो मैनेजमेंट की बात फारूकी साहब ने बिल्कुल सही कहा, ही इज़ वेल कनेक्टेड। देखिए यहाँ वोट इक्वल हैं हर सूबे के, तो सबसे ज़्यादा अपने सूबे के वोट वो पुल करेगा, KPK के वोट पुल करेगा और उसके बाद जो पार्टी के वोट हैं वो उसको मिलेंगे, तो वो एक स्मूथ सेलिंग होगी। ये आप याद रखें, ये आज के दिन में संजरानी साहब के लिए कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं जो बात करना चाहता था, नदीम साहब ने बात की कि दुनिया में महंगाई है, यहाँ पे महंगाई है। मैं कहता हूँ कि नदीम साहब और मैं तो वेल ऑफ लोग हैं, हम तो महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं कहते हैं कि जो बिलो द पावर्टी लाइन लोग हैं, क्या जो आज वो माचिस ख़रीदते हैं, जब वो आटा ख़रीदते हैं, वो घी ख़रीदते हैं, वो साबुन ख़रीदते हैं कि जी कोरोना से बचने के लिए साबुन बड़ा ज़रूरी है, तो क्या वो टैक्स फ्री उनको नहीं मिल सकता? बात यह है कि आपको और इमरान खान से ये तवक्को है, आम किसी वज़ीर आज़म से ये तवक्को नहीं, इसलिए कि उनको ना आम की परवाह है ना ख़ास की परवाह है, उनको सिर्फ पैसे मल्टीप्लाई करने की परवाह है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं प्रेसिडेंट हाउस में था, एक फंक्शन हो रहा था, जरदारी साहब सदर थे और फंक्शन के बाद हमारे एक दोस्त मिनिस्टर उसके साथ वो हाथ में हाथ पकड़ के एक तरफ चला गया। तो बाद में मैंने उस मिनिस्टर साहब से पूछा कि व्हाट वर यू डिस्कसिंग विद द प्रेसिडेंट जरदारी? उन्होंने कहा कि बिजनेस। और मैं उस वक्त से आज तक अल्लाह की कसम आई एम इन शॉक जब आज आपको अल्लाह ताला चलें सर, बहुत इज्जत दे। आप इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं, आपको मालूम है कि नॉमिनेशन एक जुमला ऐड कर दें जमील, क्योंकि हमें क्लोजिंग करनी है। एक जुमला ऐड कर दें जी। क्विकली एक कमेंट करूंगा। आज से 2 हफ्ते पहले एक टीवी चैनल पे एक शो हुआ और उस शो के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, उनका नाम है नबील गबोल। उन्होंने कहा कि गिलानी साहब को ये अश्योरेंस करा दी गई है कि अगले चेयरमैन सेनेट आप ठीक है जी। तो आप और हम इस वक्त जो कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में हम मजाक कर रहे हैं। नहीं होगा, ये बहुत याद शुक्रिया, रखें। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। शुक्रिया जी साहब। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मोहम्मद उसामा गाजी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।